हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो होने वाला है मेडिवल हिस्ट्री में विजयनगर। ठीक है, हम इससे पहले जो है काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट प्रोविंशियल किंगडम्स की बात कर चुके हैं, जो बेसिकली दिल्ली सल्तनत से आज़ाद थे। ठीक है, उसमें भी जो है हमने बात की थी कुछ नॉर्थ इंडियन जो किंगडम्स की और कुछ साउथ इंडियन की। नॉर्थ इंडियन में हम जो है जौनपुर का शर्की राजवंश कर चुके हैं, जो है मेवाड़ का गहलोत वंश कर चुके हैं, बंगाल कर चुके हैं, मालवा कर चुके हैं, कश्मीर कर चुके हैं। ठीक है, गुजरात, खानदेश, तो ये सारे क्षेत्र जो हैं हम कर चुके हैं। अब जो है हम साउथ इंडिया की बात करने वाले हैं। तो वहाँ पे जो है जो सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक थे वो तो थे विजयनगर, और दूसरा जो था बहमनी साम्राज्य। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को जो है डिटेल में कवर करेंगे, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, अब जो है हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का इंट्रो हम लेते हैं, एंड देन फिर हम बात करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, कौन कौन से रूलर्स ने यहाँ पे रूल किया, वो किस चीज़ के लिए या बेसिकली किन रीजन से जाने जाते थे। ठीक है, तो अब हम बात करें ये विजयनगर जो शब्द है या विजयनगर का ये जो नाम है वो क्या क्या पड़ा। तो विजयनगर जो है उसके और भी नेम थे, जैसे विजय का शहर, हम्पी, कर्नाटक साम्राज्यमु, और यही जो है समकालीन लोग जो हैं यूज़ किया करते थे। ठीक है, हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो ये 14th सेंचुरी में, या पर्टिकुलर ईयर बोले तो 1336 में जो है ये फॉर्म हुआ। और हम बात करें कि भाई इसकी स्थापना किसने की, ये जो है किसने की, उसका नाम तो ये हरिहर और बुक्का ने मिलकर की। ठीक है, अब हम क्षेत्र की बात करें कि ये कहाँ से कहाँ तक था, तो उत्तर में जो है कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के जो सुदूर दक्षिण तक जो है ये क्षेत्र, इसका जो क्षेत्र था वो फैला हुआ था। शासन पद्धति कैसी थी, तो राय और नरपति द्वारा होती थी, जो लोगों के स्वामी की संज्ञा जिन्हें दी जाती थी। अब हमें जो है इनके बारे में जो पता लगता है, या जो भी हमें जो है भवन वगैरह हमें मिलते हैं, तो ये भवनावेशों का जो प्रकाशन था ये कब हुआ, तो ये 1800 ईस्वी में हुआ, जब कर्नल कॉलिन मैकेंजी बेसिकली ये सब देखते हैं। तो अब ये कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो है ये थे कौन, तो इन पे अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 1754 में हुआ। ये एक इंजीनियर और सर्वेयर एंड कैटोग्राफर भी थे, बेसिकली जो मानचित्रकार जो कहे जाते हैं, या जो बेसिकली मैप बनाते हैं वो थे। और एट द एंड इनकी मृत्यु होती है 1821 में। और ये जो होते हैं ये भारत का जो है पहला सर्वेक्षण जर्नल जो है सर्वेरियर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। और ये जाने क्यों जाते हैं, ये इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि ये इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का जो है सर्वेक्षण करना आरंभ करते हैं। ठीक है, सर्वेक्षण शुरू होता है और पारंपरिक जितने भी स्थल हैं उनका संकलन करते हैं। ये तो हमने बात कर ली कॉलिन मैकेंजी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस स्थल को राष्ट्रीय रूप से मान्यता कब मिली, तो वो 1976 में मिलती है। ठीक है, और इस विजयनगर एम्पायर की खास बात क्या है, विशेषता क्या है, तो विशेषता की बात करें तो ये जो है अलग अलग भाषाओं तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग यहाँ पे जो है रहते थे। और अगर हम बात करें इन्हीं के कंटेम्प्रेरी जो राजा थे कौन थे, तो उत्तरी सीमा पे हम दक्कन का सुल्तान देख सकते हैं, उड़ीसा के गजपति देख सकते हैं। ठीक है, जो बेसिकली लाभकारी विदेशी व्यापार की संपदा पर अधिकार करने के लिए जो है बस लड़ते रहते थे ये दोनों। और वहीं हम बात करें तमिलनाडु में चोल और कर्नाटक के होयसाल की, तो इनके टाइम पे जो है विशाल मंदिरों का संरक्षण किया जाता था, जैसे कि तंजावुर का जो है बृहदेश्वर मंदिर और वेल्लूर का जो है चिन्नकेश्वर मंदिर। इन्हें जो है आगे चल के राय जो है बढ़ावा देते हैं। ठीक है, वो बढ़ाते हैं। और जब हम अगर बात करें कि ये नष्ट कब हुआ या लूट कब हुई इसकी, तो वो 1565 में होती है। अब हम बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में अगर हमें जानना है तो हम किन किन सोर्सेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो पहला तो एज यूजुअल हम मौखिक परंपराओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, जितने भी पुरातात्विक खोजें हुई हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हुए हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, हम उनको देख सकते हैं, जिनमें हमने अभी मैकेंजी की बात की थी। तो ये जो मैकेंजी हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे जो है अपना पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार करते हैं, और इन्हीं से जो हासिल शुरुआती जानकारियां थी, जैसे विरूपाक्ष मंदिर की, पंपा देवी के पूजा स्थलों में पुरोहित की स्मृतियां जो हैं, इन सब पर बेस जो है ये मानचित्र तैयार करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक 1856 में जो छात्र चित्रकारों ने यहाँ पे भी भवनों के जो अवशेष थे उसका संकलन करने की जो है बेसिकली कोशिश करी थी। अब बात करें और कौन कौन से जो है रिसोर्सेज यूज़ किए जा सकते हैं विजयनगर के बारे में जानने के लिए, तो अभिलेखों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि 1836 में जो है कुछ अभिलेखकर्ता जो थे, एपिग्राफिस्ट जो थे, वो हम्पी के मंदिरों में जो दर्जनों अभिलेख मिले थे उनको इकट्ठा करके जो है हिस्ट्री को डिस्कवर करते हैं। और क्या हो सकता है, कुछ स्थापत्य के जो नमूने मिलते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ दस्तावेज मिलते हैं वहाँ से उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ तो भाई विदेशी यात्राओं के वृत्तांत मिलते हैं, जो जैसे हमें तेलुगु में, कन्नड़ में, तमिल में, संस्कृत में, इन सब में लिखे हुए साहित्य हमें जो है मिलते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि ये सारे जो सोर्सेज हैं उन्हें कैसे खोजा गया, तो जो है कोलन मैकेंजी जो है उन्होंने आरंभिक एक तो अपना जो सर्वेक्षण किया था, और जो कुछ यात्रा वृत्तांत मिले थे और जो अभिलेख मिले थे, इन सब को जोड़ के जो है इकट्ठा करते हैं और फिर जो है इस पर रिसर्च करते हैं। तो पॉइंट ये है, जब इन सबको संरक्षित किया गया तो कहाँ किया गया, ठीक है। तो 20वीं सेंचुरी में इन स्थानों का संरक्षण जो है एक तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बेसिकली भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा किया गया, और कहाँ किया गया, कर्नाटक डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, बेसिकली कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग में, ठीक है, क्योंकि ये उधर के क्षेत्रों में ही था इसलिए। तो हम एट द एंड बात करें 1980 की, तो उसके आरंभ में जो है विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों की सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक परियोजना की शुभारंभ किया गया। तो ओवरऑल जो है डिस्कवरीज पे अब जो है फोकस किया गया, उस पे जो है रिसर्च की गई। तो हम उन्हीं में देखें, अगर सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं तो उन्हीं खोजों में अगर हम एक को बारीकी से देखें तो हम देखते हैं मानचित्र निर्माण की, जो कि बेसिकली हमारी 12th की NCERT पर बेस्ड है। जो हाँ 12th की NCERT में डिटेल में बताया गया है कि ये मानचित्र का निर्माण जो है बेसिकली किस तरीके से किया गया, या उन्होंने रिसर्च का जो बेस है वो किस तरीके से लिया गया। सो डोंट वरी, हम सिर्फ और सिर्फ 12th की NCERT कवर नहीं कर रहे हैं, हम बहुत डीप में बातें करने वाले हैं, बट साथ ही साथ ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा बने हम उसे भी साथ में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये जो है क्या करते हैं मानचित्र का निर्माण करने के लिए, क्योंकि भाई वहाँ तो सब लूट फूट हो गई, टूट फूट हो गई, तो ये एस्टीमेट, एक करेक्ट एस्टीमेट लगाने के लिए कि भाई विजयनगर साम्राज्य ऐसा था, उसके लिए जो मानचित्र बनाए गए, उसके लिए इन्होंने जो है फर्स्ट स्टेप जो यूज़ किया वो था कि पूरे क्षेत्र को पहले उन्होंने 25 वर्गों में बांटा, ठीक है, और प्रत्येक वर्ग को एक वर्णमाला का अक्षर दे दिया। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, इसे 25 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, 25 बॉक्सेस बन गए, और इनमें जो है ABCDEFG ऐसे करके अल्फ़ाबेट्स डाल दिए। तो आप नोटिस करिए कि भाई अल्फ़ाबेट तो 26 होते हैं, बॉक्सेस हैं 25, और ये एंड हो रहा है Z पे, तो भाई कोई एक अल्फ़ाबेट तो गायब है। तो जो एक अल्फ़ाबेट गायब होगा वो होगा कौन सा, J, ठीक है, J अल्फ़ाबेट जो है मिस होगा, बाकी सब जो है हमें मिलेंगे। अब जो है सेकंड स्टेप क्या होता है कि फिर जो है इन्हीं प्रत्येक वर्ग को और भी छोटे वर्गों में उपसब जो है विभाजित किया जाता है ओवरऑल वहाँ के एरिया को बताने के लिए, और थर्ड स्टेप में उसे भी और वर्गों में जो है छोटी इकाइयों में सब डिवाइड किया जाता है, ताकि जो है ये क्लियर तरीके से बता पाए कि कहाँ पे जो है बाज़ार था, कहाँ पे महल था, कहाँ पे रास्ता था, कहाँ पे मंदिर था, ठीक है, कौन कौन सा क्षेत्र कहाँ पर था।
तो ये एक तरह से मान लीजिए ये रहा पूरा विजयनगर के छोटे छोटे ऐसे डिवीज़न किए, जिसमें से हमने पर्टिकुलर ये वाला वर्ग उठाया, मान लो ई उठाया, तो ई को भी हमने सब डिवाइड कर दिया और उसमें भी जो है ई ए, ई बी, ई सी, ई डी, ई ऐसे बना दिया। एंड देन इसमें भी जो सब डिवीज़न किया गया, तो वो जो सब डिवीज़न किया गया अल्फ़ाबेट जो है छोटे कर दिए, ए बी सी डी, ठीक है, ताकि इजीली पता लग पाए। अब जैसे कि मान लो ये इधर जो है महल दिखा दिया, इधर रास्ता दिखा दिया, तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने जो है मैप को डिस्ट्रीब्यूट करा और ये पूरा तरीका जो है उन्होंने बनाया, ठीक है। जहाँ ये जो दस्तावेजों का ढांचा तैयार किया गया, उसमें हजारों संरचनाओं के अंशों, छोटे देवस्थलों, आवासों को लेकर विशाल मंदिर सब जो है उन्होंने दिखाया कि भाई ये सब कहाँ पे आया, और इन सब के कारण जो है सड़कें, रास्ते, बाजार आदि सब के अवशेष को जो है पुनः प्राप्त किया गया, उसके बारे में जानकारी ली गई। अब पॉइंट ये है, इसे बनाते हुए फिर भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आई ही होगी, या जानकारी प्राप्त करने में क्या कठिनाइयाँ आई, उस पर अगर हम बात करें तो जॉन एम फ्रिट्ज जो हैं और जॉर्ज माइकल और MS नारायण जो है राजा राव, तो इन स्थानों पर जो है कई वर्षों तक कार्य करके ये लिख के बताते हैं कि विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है, जो प्लास्टर से सजाया और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। तो मतलब एस्टिमेट लगाया जाता है कि जो भी नष्ट हुआ तो वो कैसे रहा होगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बट ओवरऑल होता क्या है, लकड़ी की संरचनाएं बेशक अभी ना हो, पर कुछ जो पत्थर की संरचनाएं अभी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है एस्टिमेट लगाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अब तक हमने बात की कि एक इंट्रोडक्शन देखा विजयनगर एम्पायर का, और हमने ये देखा कि भाई किन किन सोर्सेस के थ्रू जो है हम उसकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर अब जो है हमने इतना सब जान तो लिया, पर विजयनगर भाई क्या था, ये इसमें कौन कौन से रूलर्स ने रूल किया, इसके बारे में तो हमने नहीं जाना। तो अब हम उस पर ही बात करेंगे कि भाई ये विजयनगर साम्राज्य जो है किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ। तो हम बात करें, ये वो समय था जिसमें जो है हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था, ठीक है, 1325 से 1351। तो ये जो काल है, इस टाइम पीरियड में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, जो बल्कि दक्षिण में भी उसके जो है प्रोविंसेस थे। तो जब वो उस क्षेत्र तक पहुंच चुका था, साउथ इंडिया तक, तो इसके जो है विरुद्ध एक वहाँ पे जो विद्रोह होता है, उससे जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। तो वो कौन करता है, वो 1336 में हरिहर बुक्का द्वारा जो है किया जाता है, जिससे विजयनगर साम्राज्य बनता है, जिसे हम्पी हस्तिनावती भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये कौन थे, तो ये जो है कंपिली, यहाँ तक कि कर्नाटक के राज्य के मंत्री थे, और पहले ये जो हैं काकतियाओं के सामंत हुआ करते थे, ठीक है। अब हम उत्थान की कहानी देखें तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसके काल में हमने बात की विद्रोह हुआ। जो विद्रोह किसका हुआ, बहाउद्दीन यशुस्प, या हम कह लें गुरशास्प, उसने जो है विद्रोह कर दिया। तो कहाँ पे, अब जो सागर कर्नाटक है, ये वहाँ का इक़्तिदार था, और मोहम्मद बिन तुगलक का जो है कज़न था। अब इसने कर दिया विद्रोह, तो इसने वहाँ पे खुद को कर दिया स्वतंत्र। तो इसने क्या किया, अपनी हेल्प के लिए हरिहर और बुक्का से हेल्प मांगी कि बेसिकली तुम मेरी मदद करो, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, एट द एंड हरा के और भेजा कल्पनी खुद गया, और उसने देखा कि भाई ये जो हरिहर बुक्का है ये बड़े स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने तो भाई पूरा इसे हराने की पूरी अच्छी साजिश रच ली है। तो हरिहर बुक्का को लेकर आया, गिरफ्तार करके दिल्ली लाया, और एट द एंड क्या करता है, इन्हें जो है इस्लाम धर्म जो है कबूलवा देता है, ठीक है। पर होता क्या है, ठीक है, यहाँ तो सिचुएशन सही रहती है, बट आगे चल के क्या होता है, जब बाद में उन्हें दक्षिण में विद्रोह शांत करने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि भाई वो तो दिल्ली
सल्तनत के उधर दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ इस्लाम भी कबूल कर लेते हैं, उनके साथ काम भी करने लगते हैं। पर जब बाद में साउथ इंडिया वापस आते हैं किसी विद्रोह को शांत करने के लिए, तो वहाँ पे इनका एक गुरु बनता है विधारण, ठीक है। उसकी कोशिशों से जो है ये शुद्धि लेते हैं, शुद्ध होते हैं, वेदों का जो है भाष्यकार सारण जो है बेसिकली ज्ञान लेते हैं और जो है फिर से कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और प्रेरणा लेकर जो है इन शॉर्ट जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एनेगोंडी के सामने जो है विजयनगर की स्थापना करते हैं, जहाँ कुछ मुख्य क्षेत्र देखेंगे जो बेसिकली इनकी आगे चल के राजधानियाँ बनती हैं। एनेगोंडी, बेनुगोंडा और चंद्रगिरी, ये जो है इनकी कैपिटल्स बनती हैं। आप मैप में देख सकते हो, ये जितना भी ग्रीन पार्ट है ना, ये सारा जो है ये विजयनगर एम्पायर है, ठीक है। और ये जितना भी येलो पार्ट है ये जो है बहमनी एम्पायर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो तकरीबन जो सारा साउथ वाला पार्ट है वो इन्हीं दो एम्पायर से जो है कवर हो जाता है ना। इसीलिए जो है हम इन्हें डिटेल में जो है कवर करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं विजयनगर एम्पायर में जो बेसिकली रूल किया, जो भी राजवंश रहे, 200-300 साल इन्होंने शासन किया, तो वही वो किन किन बेसिकली राजवंशों के थ्रू हुआ। तो तकरीबन 4 राजवंश जो हैं विजयनगर साम्राज्य में आए। जैसे पहला जो है संगम वंश, ठीक है, दूसरा है सुलभ वंश, तीसरा है तुलुव वंश, चौथा है अराविड वंश, ठीक है। जो संगम वंश है वो हरिहर बुक्का द्वारा शुरू किया गया 1336 से 1485 तक। सुलभ वंश जो था वो नरसिंह सुलभ ने शुरू किया था, जो 1485 से 1505 तक रहा। तुलुव वंश जो था वो वीर नरसिंह ने शुरू किया, जो 1505 से लेके जो है, ठीक है, 1565 तक रहा। और लास्ट जो है विरुमल ने शुरू किया, जो 1570 के आसपास शुरू होता है। तो आप ये देख रहे हो ना, तकरीबन 5 साल का गैप। तो इस पे हम बात करेंगे आगे कि भाई क्यों है। तो ये 1570 से लेके 1652 तक जो है बेसिकली यहाँ पे रूल होता है, ठीक है। और आप ये भी नोटिस करोगे कि भाई जब इसकी लूट हुई उसके बाद भी एक वंश राजवंश आया, पर हम एट द एंड इस पे बात करेंगे कि इस राजवंश का जो है ज़्यादा बड़ा रोल रहा नहीं, अराविड वंश का ज़्यादा रोल रहा नहीं। बट ठीक है, हम बात करेंगे इन चारों के चारों राजवंश की जो विजयनगर साम्राज्य को संभाले हुए थे। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं संगम वंश की। तो संगम वंश में जो पहला शासक होता है वो हरिहर फर्स्ट होता है, जो 1336 से लेके 1356 तक, ठीक है, तकरीबन 20 साल तक जो है वो शासन करता है। अपनी पहली राजधानी किसे बनाता है? अनेमोंडी, ठीक है, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर था, ठीक है। अब लेकिन होता क्या है, जब हरिहर फर्स्ट जो है क्षेत्र को सुरक्षित नहीं देखता है, कि उसे लगता है कि ये एरिया बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, तो राजधानी जो है दूसरी बनानी ही पड़ेगी। तो उसने जो है उसे विजयनगर को जो है अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। और 1346 में इसने होयसाल पर जो है विजय कर अपने साम्राज्य में मिलाया, ठीक है, होयसालों को। और एट द एंड 1356 में जो हो गई उसकी मृत्यु। 1346 में होयसाल को हराया। तो इसका जो है अगर हम रोल पे देखें तो कैपिटल शिफ्ट देख सकते हैं, और जो है होयसालों पर विजय हम ये देख सकते हैं, जो मोटे मोटे तौर पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसके टाइम पीरियड में निकल के आते हैं। और भाई फाउंडेशन रखी तो वो तो हम जानते ही हैं, हरिहर और बुक्का जो है उन्होंने फाउंडेशन रखी। तो यही जो है फाउंडेशन रखने के लिए इनके ये जो है इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब हम बुक्का की बात करेंगे, क्योंकि हमने बात की थी हरिहर और बुक्का ने जो है इसकी फाउंडेशन रखी है। तो बुक्का फर्स्ट जो है 1356 से 1377 तक जो है शासन करता है, और उपाधि लेता है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ठीक है। ये एक महान योद्धा था, विद्या प्रेमी था और एक राजनीतिज्ञ था, ठीक है। अभिलेखों में इसे सागर का स्वामी भी कहा गया। क्यों? क्योंकि पश्चिम पूर्वी दक्षिणी सागरों का ये स्वामी माना गया था, ठीक है। इसने जो है मदुरई को जीतकर यहाँ तक कि रामेश्वरम तक भी अपने साम्राज्य का विस्तार जो है किया था, जो तमिलनाडु तक हो गया, ठीक है। वेद मार्ग प्रतिष्ठापना जो है बुक्का ने उपाधि भी ली। इसी के काल में जो है 1374 में चीन का एक दूत मंडल भी भेजा गया,
और यहाँ तक कि जो बहमनी सुल्तान था मुल्तान शाह फर्स्ट, उसके साथ इसका युद्ध हुआ और संधि होकर कृष्ण तुंगभद्रा का जो दोआब क्षेत्र था वो जीत लिया गया। ठीक है, तो हमें जो है अब हम जब ये विजयनगर कंप्लीट कर लेंगे देन हम जो है बात करेंगे बहमनी एम्पायर की। तो हमको जो है दोनों को साथ में पढ़ना ज़रूरी है कंटेम्प्रेरी, क्योंकि ये रूलर्स रहे हैं। अब जैसे हम बहमनी सुल्तान देख रहे हैं तो अभी बीच में कई बारी जो है बहमनी सुल्तानों का नाम आएगा, तो आप याद रखें। तो जब हम बहमनी सुल्तानों की बात करेंगे तब हम इधर फिर से जो है विजयनगर एम्पायर में जो उनके रूलर्स थे उनकी भी बात करेंगे, क्योंकि भाई युद्ध हुआ है तो इन दोनों के बीच ही हुआ है ना। तो महमूद शाह फर्स्ट जो थे युद्ध होके संधि होके तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का दोआब जो है इनका हो गया, और ये जो है पूर्ण स्वतंत्रता देते थे सभी धर्मों को, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, सबको। इसीलिए तो हमने कहा कि इस एम्पायर की खास बात क्या थी, अलग अलग धर्मों के लोगों यहाँ पे जो हैं हमें मिलते हैं जो कि बेसिकली काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई ये जो तुंगभद्रा और कृष्ण और तुंगभद्रा नदी का दोआब मिला, तो ये जो कृष्णा नदी है इसके बीच से ही बेसिकली यही सीमा रेखा बन जाती है इनके बीच की, कि ऊपर जो है बहमनी एम्पायर हो जाता है और नीचे जो है विजयनगर साम्राज्य हो जाता है। ठीक है, अब जो है बुक्का फर्स्ट जो था अपने शासनकाल में तेलुगु भाषा का प्रचार प्रसार बहुत करता है, और 1377 में जो है बुक्का फर्स्ट की डेथ हो जाती है। तो हमने क्या देखा, जो बुक्का फर्स्ट है ये जो है काफ़ी सारे टाइटल्स लेता है। ठीक है, और ये जो है भाई अपना एम्पायर रामेश्वरम तक एक्सटेंड कर लेता है, चीन दूत भी आते हैं और वॉर करता है बहमनी सुल्तान से और जीत लेता है दोआब, और सभी को जो है फ्रीडम देता है और तेलुगु भाषा का प्रचार प्रसार करता है। देखिए मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि जो है रिमाइंड करना आसान हो जाए। अब हरिहर जो है सेकंड की बात करते हैं तो वो जो है 1377 से लेके 1404 तक जो है रूल करता है। जो पहला ऐसा शासक था जो विरूपाक्ष का उपासक था, जिसमें शैव, जैन, वैष्णव धर्म सभी का जो है संरक्षण किया था। इसलिए आगे चल के इसने जो है महाराजा धीराज और राज परमेश्वरम की उपाधियाँ ली, यहाँ तक कि लंका के राजा से भी जो है कर वसूला। तो ये हरिहर सेकेंड के काल में होता है। और जो रायचूर का दोआब होता है उसे लेकर बहमनी साम्राज्य से इसका फिर से झगड़ा होने लगता है, और विजयनगर एम्पायर का जो सेकेंड हरिहर बुक्का था और बहमनी एम्पायर का जो फिरोज शाह था, इन दोनों के बीच फिर से वॉर होती है, और इस टाइम जो है बहमनी एम्पायर जीत जाता है और विजयनगर एम्पायर का हरिहर सेकेंड जो है हार जाता है। अब जब बहमनी एम्पायर जीतेगा, फिरोज शाह जीत जाएगा, तो बेलग्राम उसने जीता, गोवा का क्षेत्र जो था वो भी बहमनी साम्राज्य का हो गया, है ना। और इसीलिए जो है आप, क्योंकि भाई हरिहर सेकेंड हार गया तो उसने तीरंदाजों की भर्ती भी की, और यहाँ तक कि ये एक शैव उपासक था साधनचार्य, ठीक है, उसको उसने अपना पीएम भी बनाया। ठीक है, तो आगे चल के जब अगला शासक बना देवराय फर्स्ट 1406 से 1422 तक, तो बहमनी शासक जो फिरोज शाह था उसने जो है देवराय फर्स्ट के शासनकाल में भी आक्रमण करने की परियोजना तैयार की, क्योंकि भाई वो जीत गया ना। देखो इससे पहले जो था हमने देखा जो बुक्का फर्स्ट था वो उसका भी वॉर हुआ था मोहम्मद शाह फर्स्ट से, पर वो हार गया था मोहम्मद शाह फर्स्ट। पर जब वहीं हरिहर सेकेंड आया और ये यहाँ फिरोज शाह आया तो फिरोज शाह जीत गया। अब एक बार ही जीत गया तो उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मैं जो है इसको हरिहर सेकेंड को क्या मैं देवराय फर्स्ट को भी हरा दूंगा। तो उसने जो है यहाँ पे उसे पराजित करने के लिए अटैक किया और एट द एंड फिर से वो जीत गया। तो उसे जो है हूनों, मोतियों, हाथियों इन सब के रूप में तकरीबन जो है 10 लाख का हर्जाना भी भरना पड़ा। यहाँ तक कि अपनी जो लड़की थी उसकी भी शादी बहमनी राज्य के फिरोज शाह से उसे करनी पड़ी, और दहेज के रूप में रायचूर का दोआब क्षेत्र था और बांकापुर, ये सब जो है उसे देना पड़ा बहमनी एम्पायर को, ताकि जो है भविष्य में अब फिर से जो है कोई गुंजाइश ना रहे कि भाई फिर से युद्ध हो रहा है तो अब युद्ध ना हो। इसीलिए जिन क्षेत्रों के लिए युद्ध हो सकता था वो सारा क्षेत्र जो है उन्होंने पहले ही दे दिया और विवाह के तौर पे भाई अपनी बेटी को दे दिया ताकि वॉर नहीं होगी। ठीक है, तो पर बेशक ये जो है
हम बात करें देवराय फर्स्ट की, ये हार गया बहमनी एम्पायर के फिरोज शाह से, पर इसने काफ़ी सारी कल्याणकारी परियोजनाएं जो हैं शुरू की। जो तुंगभद्रा नदी थी उस पे जो है इसने पुल भी बनवाए, बांध भी बनवाए, नहरें भी बनवाई, ताकि जल समस्या का जो है समाधान किया जा सके। यहाँ तक कि इसके काल में जो इटालियन यात्री था निकोलो कॉन्टी, वो जो है विजयनगर की यात्रा करता है और यहाँ तक कि दिवाली और नवरात्रों का भी वर्णन करता है कि यहाँ पे जो है बहुत ही लार्ज स्केल पे दिवाली और नवरात्र का जो है सेलिब्रेशन होता है। अब इसी के दरबार में जो है एक श्रीनाथ थे तेलुगु कवि, ठीक है, उन्होंने अपनी एक रचना लिखी हरिविलास के ग्रंथ, ठीक है, उसकी रचना करी, रचनाकार थे प्रसिद्ध, तो वो उनके दरबार में थे। और एट द एंड होता क्या है, 1422 में देवराय फर्स्ट की हो जाती है डेथ। तो उसके बाद जो है अगला शासक कौन बनता है, रामचंद्र विजय फर्स्ट, ठीक है। इन दो का सिर्फ नाम जान लेना ही काफ़ी है, क्यों, क्योंकि भाई ये सिर्फ 6 महीने तक ही जो है शासन करते हैं, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। फिर से जो है 1422 में ये जो है विजय फर्स्ट आता है, कुछ महीने शासन करता है, फिर उसकी जो मृत्यु हो जाती है। तो ये इनका तो कुछ रोल रहा ही नहीं है। उसके बाद जिसका रोल रहा है वो है देवराय सेकेंड, ठीक है, 1422 से 1446 तक, जो एक महानतम शासक था, ठीक है, इस वंश का, ठीक है। इसे जो है इंद्र का अवतार माना गया। यहाँ तक कि इसकी जो प्रजा थी उसने इसे उपाधियाँ दी, इमादी देवराय, प्रोण देवराय, महान देवराय। कुछ अभिलेखों में जो है गजबेटक जो है बोला गया, हाथियों का शिकार करने वाला, ये तक बोला गया। अपनी सेना को जो है बहमनी की तरह अब इसने शक्तिशाली बनाने के लिए क्या किया, मुसलमानों की भर्ती भी शुरू की और उन्हें जागीरें दी अपनी सेना में। जहाँ पहले सभी को वेलकम किया जा रहा था, अब मुसलमानों की भी भर्ती की गई। और देवराय सेकंड ने जो है श्रीलंका तक जो है अपना शासन साम्राज्य जो है विस्तार किया था। तो जब भी एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन आता है भाई श्रीलंका तक अपना शासन या साम्राज्य का विस्तार इसने किया था, तो देवराय सेकंड थे। और इन्होंने ईरान या पर्शियन रूलर आप कह लीजिए मिर्ज़ा शाहरुख जो थे, उसने एक राजदूत भेजा था अब्दुल रज़ाक इनके काल में, ठीक है। जहाँ पुर्तगाली यात्री नूनिस जो था उसने बताया कि क्लिवलॉन, श्रीलंका, पेगू, तेनासरिम, यूलिकट, इन सब के राजा जो थे देवराय को कर दिया करते थे। तो मतलब कितने बड़े क्षेत्र जो हैं इनके अंडर थे कि सब जो है उन्हें कर दिया करते थे। और ये जो थे देवराय सेकंड, ये खुद जो हैं एक विद्वान थे। तो उन्होंने क्या किया था, एक महानाटक जो था सुधा निधि और बादर रायण के जो हैं ब्रह्मसूग, वो जो हैं उन पे इन्होंने टीका लिखा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम शासकों की बात करें तो जो है प्रभुदेव राय जो हैं मल्लिकार्जुन जो है अगले शासक बनते हैं 1446 से 1465 तक, जहाँ से विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू होता है। पर हमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनके नाम को क्यों याद रखना है, वो इसीलिए क्योंकि इसके काल में जो है एक चीनी यात्री जो है विजयनगर की यात्रा करता है, वो है माहुआन, ठीक है। अब हम बात करते हैं विरूपाक्ष सेकंड की, जो 1465 से 1485 तक जो है शासन करता है। और ये इस बेसिकली वंश का अंतिम शासक था। और इसके ही काल में जो है विजयनगर जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा अराजकता की स्थिति देखी जाती है। और इसीलिए एक शक्तिशाली जो है सामंत उभर के आता है जो है नरसिंह सालू। और इसीलिए 1485 में जो है इसे सिंहासन से हटा के अपना जो है अधिकार कर लेता है। तो अब जो है हम बात करने वाले हैं सेकंड जो है राजवंश की, जो है सालुव वंश, जो 1485 से 1505 तक रहता है। हमने देख लिया फाउंडर कौन है, नरसिम्हा सलुवा, ठीक है। अब ये जो है सेना को जो है अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करता है, जो घोड़े होते हैं सेना के लिए उन्हें अरब से आयात करता है, अरब से लेके आता है। और इसके काल में जो सेनापति होता है, वो जो इसका विश्वासी पात्र होता है, वो होता है नरसा नायक, ठीक है, जो कि बेसिकली इसके प्रशासन की भी पूरी जिम्मेदारी लेता है और इसके अल्पवयस्क जो पुत्र होते हैं उसका भी संरक्षण करता है, उनकी भी देखभाल करता है। और इसी के काल में जो है सलू नरसिम्हा जो है उसने जो है उड़ीसा के शासक को भी यहाँ तक कि हरा दिया था, जो
पुरुषोत्तम गजपति था, ठीक है। उसे बंदी बना के वो यहाँ पे लाए और एट द एंड होता क्या है, जो सुलवा नरवंश है, नरसिंह है, उसको उड़ीसा के शासक ने हराया था, ठीक है। और कौन था, पुरुषोत्तम गजपति, ठीक है। उसने बंदी बना के जो है 490 में उसे लेके गया, वहाँ पे डेंगू से उसकी हो गई मृत्यु। तो अब बचा कौन भाई, उसका जो है सेनापति नरसा नायक, और वो जो है पूरा प्रशासन तो संभाल ही रहा है, यहाँ तक उसके बच्चों का भी संरक्षण कर रहा है। अब उसके बाद भाई बैठेगा कौन, तो भाई उसके पुत्र ही बैठेंगे ना। तो भाई मरने से पहले ही जो है वो नरसा नायक से वादा ले लिया था कि भाई मेरे पुत्र को बिठाना, अगला शासक बनाना। तो उसके शासनकाल में ठीक है, अब पुत्र बैठेंगे। बट एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इसके काल का है, ठीक है, नरसिम्हा सुलवा का, उसके काल में जो है बेसिकली कलकत्ता में 1498 में वास्को डी गामा जो है भारत आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो नरसिम्हा सालुव था, उसके 2 पुत्र थे, एक था तिम्मा, दूसरा था इबादी नरसिम्हा। तो जो तिम्मा था उसे जो है नरसिम्हा सुलवा की मृत्यु के बाद अगला शासक बनाया, ठीक है। अब क्योंकि ये भी जो है ये बेटा इसका शासक बन तो गया, पर जो नरसा नायक थी उसके संरक्षण में था, इसीलिए जो है ये इतना योग्य तो बन नहीं पाया। तो सारी पावर किसके हाथ में थी, तो वो नरसा के हाथ में थी, ठीक है। ऊपर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पावर है वो नरसा नायक के हाथ में है। वो अलग बात है कि भाई देखो जो विरूपाक्ष सेकंड था उसको हराया था उसके शक्तिशाली सामंत नरसिम्हा सुलभ ने, तभी तो सुलभ वंश की स्थापना हुई। पर बेशक वो हो, पर इसने भी अपना सेनापति जो है नरसा नायक को बनाया था और नरसा नायक के हाथ में पूरा कंट्रोल रहा। चाहे उसके बाद सारी जो पावर थी वो बेशक कुछ समय के लिए जो है ये सुलभ वंश के हाथ में रहती है। ये जो हम देख रहे हैं ना यहाँ पे सुलभ वंश, इसीलिए ये सुलभ वंश भी कोई बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, क्योंकि भाई यहाँ पे इसकी तो हो जाती है डेथ, इसको ले गए और उधर डेथ हो गई। अब बच्चे हैं छोटे, तो इसके हाथ में सारा संरक्षण था। और जब इसकी डेथ हो गई तिम्मा की, तो उसके बाद में शासक की जिम्मेदारी किसे दे दी, इम्बादी नरसिम्हा को दे दी। ये अगला शासक बना, पर फिर भी जो है सारा जो कंट्रोल था नरसा नायक के हाथ में था। अब जब नरसा नायक के हाथ में था तो होगा क्या, एट द एंड इसको भी मरवा दिया जाएगा, इम्बादी नरसिम्हा जो है उसको। तो उसको जो है पेनकुंडा जो कह लीजिए उसके किले में नज़रबंद कर दिया गया। और नरसा नायक के जो चोल, पांडे, चेर थे, ये तीनों शासकों को जो है विजयनगर की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए उसने जो है बाध्य कर लिया था और उसे जो है किलेबंद कर लिया था। अब सारा कंट्रोल जब उसके हाथ में ही आ गया नरसा नायक के, तो इसे बंदी बनाने के बाद तो उसने जो है तुलुव वंश की स्थापना कर ली, ठीक है। तो तुलुव वंश का कोई बहुत ज़्यादा रोल रह नहीं पाया, है ना। तो तुलुव वंश जो है आ जाता है नरसा। अब होता क्या है, 1505 में नरसा नायक का जो पुत्र था वीर नरसिम्ह, उसने जो है सुलभ नरेश जो था इम्बादी नरसिम्हा उसकी कर दी हत्या, और तब जाके जो है तुलुव वंश की स्थापना हुई। क्योंकि देखो कंट्रोल तो पहले से ही था, सुलभ वंश के काल से ही कंट्रोल चला आ रहा था, बंदी भी बना लिया, शासक भी खुद बनी गया, एक तरह से सब कुछ चल रहा था। बट ऑफिशियली तो फिर भी जो शासक था वो इम्बादी नरसिम्हा था ना। जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक तो शासन उसी का ही कहलाएगा ना। इसीलिए जब वीर नरसिम्हा ने इम्बादी नरसिम्हा की जो है डेथ कर दी, पूरा उसे मार दिया, तब जो है तुलुव वंश की स्थापना हो गई। और उपाधि क्या ली, भुजबाल द्वितीय बलाहर, ठीक है। और इसी के काल में हम देखें तो जो वीर नरसिम्हा है उसने जो है विवाह को कर दिया समाप्त, और जो अल्मीड़ा था बेसिकली जो पुर्तगी गवर्नर था, उससे जो है घोड़े खरीदने के लिए एक समझौता तक इसने कर लिया था। अब इसके कंटेम्प्ररी हम देखें तो भाई हमने बात की ना अभी, फर्स्ट गवर्नर जो था पोर्तुगीज़ का फ्रांसिस्को डे अल्मीड़ा, तो यही जो है इसी से ही घोड़े खरीदने के लिए जो है समझौता किया गया था, ठीक है। और फिर जो है 1509 में इसकी हो जाती है मृत्यु, और इसके बाद इसका भाई जो है कृष्णदेव राय वो जो है शासक बनते हैं 1509 से 1529 तक, ठीक है। और यही जो है भाई विजयनगर का अगर हम नाम सुनते हैं ना तो इन्हीं का नाम जो है सबसे पहले जो है हम लेते हैं, क्योंकि ये जो है इस साम्राज्य के पूरे जो है विजयनगर एम्पायर की बात करें तो कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। हम सिर्फ एक वंश की बात नहीं कर रहे हैं, सभी वंशों में जो 4 वंश होते हैं उन चारों वंशों में जो सबसे महान शासक था वो था कृष्णदेव राय।
अब कृष्णदेव राय के बारे में जो है तमिलनाडु में एक चिदम्बरम के मंदिर के गोपुरम में रखी हुई एक सुंदर प्रतिमा को देखते हुए जो है डोमिंगो पीस जो है वो बताते हैं कि ये मछली कद का था, गोरे रंग का था, अच्छी काठी थी, कुछ थोड़ा सा मोटा था और चेहरे पे चेचक के दाग थे। तो ये जो है डिस्क्रिप्शन देता है और बताता है कि इनके शासनकाल में जो है विजयनगर साम्राज्य जो है अपनी चरम पर पहुंचता है। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि ये जो है एक्सपेंशन भी करते हैं, कंसोलिडेशन भी। कंसोलिडेशन मतलब कि भाई वहाँ पे शांति समृद्धि बनाने का भी काम करते हैं और एम्पायर को एक्सपैंड करने का भी काम करते हैं। तो इसीलिए जो है भाई बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को जो है भारत का सबसे शक्तिशाली जो है शासक उसने बताया। और यहाँ तक कि कृष्णदेव राय ने जो है ये पुरुषोत्तम गजपति जो है उड़ीसा का, उसको भी हराया। जहाँ हम ऊपर देखते हैं कि भाई उसने हराया था ना ये इसको नरसिम्हा सलवा को, उसको हरा दिया था और ले गया था। इसने उस तक को जो है हरा दिया पुरुषोत्तम गजपति को। और यहाँ तक कि जो है बीजापुर के जो सुल्तान थे उनको भी जो है हरा के रायचूर का दोआब जो है ले लेते हैं। और यहाँ तक कि जो बीदर और गुलबर्दा है वहाँ पे जो है बहमनी साम्राज्य महमूद शाह जो है वो जो कैद था उसको मुक्त करके बीदर की गद्दी भी दे देते हैं और उपाधि दे देते हैं यवन राज स्थान पर नाचार्य। ठीक है। अब कृष्णदेव राय के टाइम पे भी कुछ पुर्तगालियों से जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशन थे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं सेकंड गवर्नर जो था पोर्तुगीज़ का अल्फांसो डी अल्बुक, उससे जो है उसके अच्छे रिलेशन थे। यहाँ तक कि इसके टाइम पे जो फादर लुई आए थे उनके दरबार में, उनके कहने पर ही जो है ये अल्बुर्क जो है, ठीक है, अबुकर्क वो जो है कालीकट में जो जमेरियन था उसके विरुद्ध युद्ध संबंधी जो है समझौता करने और भटकल में एक कारखाने की अनुमति लेने के लिए जो है इसे भेजा गया था। अब हम बात करें कृष्णदेव की, तो कृष्णदेव राय जो थे वो खुद भी विद्वान थे। तो इन्होंने एक संस्कृत में नाटक लिखा था जामवती कल्याणम, और जो तेलुगु ग्रंथ था अमुक्तमाल्यद अपने जो है राजनीतिक विचार और प्रशासनिक नीतियों के बारे में जो है इन्होंने लिखी। अब इनके क्योंकि भाई ये एक जो है विद्या प्रेमी थे और विद्वानों के संरक्षण के कारण जो है ये अभिनव भोज के रूप में प्रसिद्ध हुए। और कृष्णदेव जो का शासनकाल था वो तेलुगु साहित्य के लिए जो है क्लासिकल युग माना गया, इसीलिए आंध्र भोज अष्टदिग्गज का नाम जो है बेसिकली दिया गया। और इनके काल में 8 महान तेलुगु विद्वान व कवि थे, जिनमें से जो है पेड्डाना जो थे इनका दरबारी कवि था। ठीक है। और क्या क्या भाई कृष्णदेव राय के काल में क्या हुआ, तो भाई 2 पोर्तुगीज़ ट्रैवलर्स भी यहाँ पर आए जैसे डोमिंगो पायस और डुआर्ट बरबोसा। इन्होंने जो है विवाह कर भी समाप्त किया। इन्होंने जो है अपनी माँ के नाम पे नागलपुरम नगर भी बसाया, कुछ बल्कि मंदिर भी बनवाए जैसे हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, यहाँ तक कि दक्षिण भारत के मंदिरों में गोपुरम भी जोड़े। ठीक है। तो ओवरऑल बहुत सारे काम जो है इन्होंने किए। पर एट द एंड 1529 में जब हो जाती है मृत्यु, तो उसके बाद फिर से जो है राजनीतिक ढांचा जो था वो चरमराने लग गया, उसमें तनाव बनने लगा और जो इफ़ेक्टिवनेस इनके शासनकाल में रही वो आगे नहीं रह पाई। पर हाँ, आगे शासक ज़रूर बने रहे, बट अब जो है ये विजयनगर की डाउनफॉल की ओर जो है मूव करने लगता है। ठीक है। जहाँ अब नेक्स्ट रूलर अच्युत्य देव रहते हैं, जहाँ जो है राम राय जो हैं उसकी सहभागिता से बेसिकली उसकी हेल्प से जो है शासन चलता है, जो बेसिकली कृष्णदेव राय के जमाता थे। ठीक है। इनके शासनकाल में पुर्तगालियों ने जो है तूतीकोरम का जो है का जो क्षेत्र है, मोती क्षेत्र, वो जीत लिया था। इन्हीं के काल में जो है प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री नूनीस भी जो है भारत आए थे और इनके जो है पांड्य राजकुमारी जो थी वरदाम्बिका, उससे भी विवाह किया था। इनके ही शासनकाल में कुछ फेमस स्कॉलर्स या पोएट कह लो वो भी आए थे, दिंदीमा सेकंड और विथलनाथ। ठीक है। तो इसीलिए हमें ये नाम याद रखना है अच्युत्य देव का। ठीक है। और फेमस म्यूजिशियन जो थे पुराण दास, उनके कोर्ट में थे, जो बेसिकली फादर ऑफ कर्नाटक म्यूज़िक जो है कहलाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, इसीलिए जो है अच्युत्य देव को याद रखना ज़रूरी है। तो एट द एंड 1542 में इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो अगला शासक बनता है वो सदाशिव राय होता है, जो 1542 से 1570 तक शासन करता है। और इनके समय में जो वास्तविक शक्ति होती है राम राय के हाथ में होती है, जो मंत्री है उनका। यहाँ हमने देखा कि भाई उनके सहयोग से जो है शासन चला रहा था अच्युत्य देव। ठीक है।
पर आगे चल के जो है पूरा जो वास्तविक कंट्रोल था वो इन्हीं के हाथों में आ जाता है, राम राय के, और बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों की भर्ती करना शुरू कर देते हैं अपनी सेना में। और इन्हीं के काल में जो है तालीकोटा का युद्ध, जिसे हम कहते हैं राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, जो है 1565 में होता है। जो हमने लूट की बात की थी ना, वो लूट पर्टिकुलरली यही है, ठीक है, जिसमें जो है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर जो है बेसिकली ये सब बीजापुर जो बहमनी साम्राज्य था उसका जो है भाग था। बहमनी साम्राज्य इस समय तक जो है 5 हिस्सों में बट गया था। एक अहमदनगर, ठीक है, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार, ठीक है। तो अब आप देखोगे 5 में था तो ये तो 4 है, तो भाई 5वां कहाँ है, तो ये रहा बरार। बरार इसका हिस्सा नहीं था इस वॉर का, तो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है भाई कौन सा जो है इसका हिस्सा नहीं था या हिस्सा था, तो भाई बरार नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई गोलकुंडा के साथ उसके रिलेशन अच्छे थे नहीं। अब भाई गोलकुंडा से अच्छे हैं नहीं और ये यहाँ शामिल है, तो वो शामिल नहीं होगा। तो यही रीज़न था कि ये युद्ध में जो है हिस्सा नहीं लिया। अब बात करते हैं युद्ध की। जब शुरुआत हुई तो बीजापुर का सुल्तान था अली आदिल शाह। उसने विजयनगर से जो है रायचूर, मुदगल, अदोनी ये सारे किले जो हैं मांगे, पर जो राम राय थे उसने देने से कर दिया मना। तो हुसैन निज़ाम शाह जो थे अगले शासक, उसने 70 वर्षीय राम राय को मार दिया और विजयनगर जो है खूब लूटा, बहुत लूटा। तो इस सब का जो प्रत्यक्षदर्शी था वो था सेविल। और विजयनगर के अधिकांश क्षेत्र जो हैं अब इन मित्र राज्यों में जो है आपस में बांट लिए गए। मित्र राज्य कौन से? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, ठीक है, इन सब में बंटवारा हो गया। पर होता क्या है, दक्कनी सुल्तान जो है पुनः आपसी मतभेदों से जो है विजयनगर साम्राज्य में रायचूर का भाई जो था तिरुमल, वो राजा बन जाता है। बेसिकली वो देखता है ना कि भाई इनमें जो है कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो उसका एक फ़ायदा ले लेते हैं, और उसने जो है फिर से गद्दी जो है ले ली। और 1570 में जाके अंतिम शासक जो है सदाशिव राय जो था उसको हटा के तुलु वंश जो है बेसिकली अराविडु वंश जो है उसकी स्थापना कर देता है, जिसकी राजधानी जो है पेनुगोंडा जो है बनती है। अब हम बात करते हैं आखिरी वंश की, जो है अराविडु वंश। देखो पतन तो देखा जाए तो यहीं इसी वॉर से ही शुरू हो गया, तालीकोटा के युद्ध से। पर अब जो है क्योंकि उसके बाद इनका शासन रहा है तो हम बात करेंगे, बट जो अराविडु वंश है उसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहा है, बट जितना रहा है हम उस पर बात करते हैं। जैसे अराविडु वंश में जो राजधानी है विजयनगर की, वेनगोंडा जो है उसको की गई। फिर बाद में विजयनगर को जब लूट लिया, देखा भाई हालत बड़ी ख़राब है, तो चंद्रगिरी को बनाएगी, और जब चंद्रगिरी बना दी तो उसके बाद में फिर से वेनगोंडा को बना दिया गया। तो ये जो है चीज़ें की गई। अब तिरुमल के बारे में तो हमने देख लिया कि भाई उसने कैसे फाउंडेशन रखी। फिर उसके बाद में जो है वेंकट सेकंड जो है अगला शासक बनता है, और ये वो समय था जब जहांगीर जो है आ चुका था, जहांगीर का शासनकाल आ चुका था मुग़लों में, ठीक है। तो ये जो है अगर हम अराविडो डायनेस्टी की बात करें तो उसका जो है ग्रेटेस्ट रूलर है, ठीक है। अगर सारे वंशों की बात की जाए तो कृष्णदेव राय हैं, बट अगर सिर्फ और सिर्फ हम अराविडो डायनेस्टी की बात करें तो उसमें जो है वेंकट सेकंड हैं, ठीक है। यही था जिसने चंद्रगिरी से जो है कैपिटल जो है वेनगुंडा वापस जो है ले गया, ठीक है। पहले इसने चंद्रगिरी बनाई, फिर बाद में जो है पेनुगोंडा को फिर से बनाया। और 1612 में जो राजा ओडियार जो थे उन्होंने वेंकट सेकंड से अनुमति लेकर श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी के नष्ट होने पर जो है मैसूर राज्य बनवाया। और 1598 में ईसाई पादरियों को अनुमति दे दी कि वही वेल्लोर सेकंड ने जो है वेंकट सेकंड ने वेल्लोर में कि वो चर्च बनाने के लिए पुर्तगालियों को अलाउ कर देते हैं, ठीक है। और वेंकट सेकंड के अगर हम कंटेम्प्रेरी देखें वर्ल्ड वाइड कौन शासक था, तो किंग फिलिप थर्ड जो थे उस समय स्पेन के शासक थे। और एट द एंड जो है लास्ट रूलर जो है अराविडो डायनेस्टी का, या इस पर्टिकुलर जो एम्पायर है इसका जो लास्ट रूलर था वो था श्रीरंग थर्ड, ठीक है। इस वंश के अंत के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य का भी ओवरऑल अंत हो जाता है, ठीक है। तो अब हम एक तरह से ना शॉर्ट में ये देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से जो ट्रैवलर्स थे किसके काल में आए थे, क्योंकि ये तो भाई एग्ज़ाम में भाई बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना हॉट टॉपिक रहता है। अगर विजयनगर साम्राज्य का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इन सब पे बात कर चुके हैं ऑलरेडी। डिस्क्रिप्शन जब हम हर पर्टिकुलर रूलर की बात कर रहे थे तो नाम हमने पढ़ लिए थे, बट हम शॉर्ट में देख रहे हैं। अब जैसे इब्न बतूता है, वो कहाँ किस कंट्री से आया था? वो आया था मोरक्को से, और किसके काल में आया था? हरिहरा फर्स्ट के। फिर हम बात करते हैं निकोलो दी कॉन्टी का, वो आया था इटली से, और किसके काल में? देवराय फर्स्ट के।
अब हम बात करते हैं अब्दुल रज़ाक की। तो अब्दुल रज़ाक जो है पर्शिया से आया था और वो भी देवराय सेकंड के काल में आया। डोमिंगो पीस कब आया? 17वीं सेंचुरी में। पोर्तुगीज़ था जो कृष्णदेव राय के काल में आया। कृष्णदेव राय के काल में जो है 2 लोग आए, एक तो डोमिंगो पीस और एक जो है बरबोसा, ठीक है, जो दोनों ही पोर्तुगीज़ थे। हमने ऊपर बात की थी 2 पोर्तुगीज़ ट्रैवलर्स आए थे। और अब हम बात करें वही पोर्तुगीज़ में, तो अचुत्ते राय के काल में जो है फर्नांडो नूनीज़ आए थे, ये भी हमने बात की थी, ठीक है। तो अब जो है हम इसके आगे हम प्रॉपर बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कि भाई विजयनगर साम्राज्य का शहर कैसे फैला, है ना, सड़कें कैसी थी, शहरी केंद्र कैसे था, जल व्यवस्था कैसी थी, बाज़ार कैसा होगा, व्यापार कैसा होगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें, जैसे राज के केंद्र कैसा होना चाहिए, मानवी डिब्बा क्या था, ये जो है 12th के रेफरेंस से हम समझेंगे। बाकी हम जो है ओवरऑल धार्मिक केंद्र देखेंगे कि धार्मिक केंद्र कैसे होते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है। उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया पूरा, इनका फॉरेन कॉइन्स सिस्टम, इनका ट्रेड जो हमने देखा, सोसाइटी, लिटरेचर। तो अभी हमारा जो है बहुत सारा पोर्शन जैसे आर्किटेक्चर, ठीक है, तो इतना कुछ जो है हमारे पास बचा हुआ है, तो इसको जो है हम अब अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स में अपने फीडबैक देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।